हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल GME। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है और क्या मतलब इसकी ज़रूरत क्या है हमारे इंडिया में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द कंटेंट। जो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहले हम वो जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि क्या इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, क्या हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल गोना लर्न अबाउट कि फेडरलिज्म और उसके फीचर्स होते क्या है, मतलब क्या है फेडरलिज्म और उसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के कौन कौन से जरिए हैं। देन इंडिया एज अ फेडरल नेशन, इंडिया फेडरल नेशन के तौर पर किस तरह काम करता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म किस तरह हम अपने कंट्री में चला सकते हैं, कैसे हम काम में ला सकते हैं फेडरलिज्म को। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, देन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। Let's start our chapter with the introduction. That is, one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the state government. देखो, हमने लास्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में क्या पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम ने और श्रीलंका ने अपनी अपनी कंट्रीज में जो इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट आउट करे। बेल्जियम ने किस तरह सॉर्ट आउट करे, पावर्स डिवाइड कर कर। श्रीलंका ने वो चीज नहीं करी। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, सिविल वॉर। बेल्जियम के अंदर शांति से चीजें अकोमोडेट हो गई। ठीक है, तो वहां से हमें एक चीज सीखने को मिली कि अगर कंट्री में यूनिटी मेंटेन करके रखनी है ना, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज दैट सिंपल। अब the change that took place in the 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer independent to the central government. अब 1993 के टाइम पर एक चेंज आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पावर है ना वो सारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, इंस्टेड डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड किस लेवल पर होगी, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इन सब लेवल पर। उसके बाद बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी to a federal form of government. However, Sri Lanka continues to be a unitary sphere. The national government has all the powers. अब क्या होता है, बेल्जियम ने तो अपनी पावर शिफ्ट कर ली, बेल्जियम ने तो स्टेट गवर्नमेंट्स बना दी, कम्युनिटीज गवर्नमेंट बना दी थी। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा करा था? ऑफ कोर्स नहीं। श्रीलंका अगर ऐसा करता तो उसमें सिविल वॉर ही नहीं होता, लेकिन हुआ था श्रीलंका में सिविल वॉर, क्योंकि उसने पावर शेयर करने से मना कर दिया था। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा बेल्जियम वालों ने कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है 1993 के बाद पावर्स डिवाइडेड होगी, लेकिन श्रीलंका ने नहीं करा था। तो बेसिकली जो बेल्जियम था वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में सारी पावर सेंट्रल के पास रहती है, फेडरल में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, बस इतनी बात आप याद रखना। अब हम पढ़ते हैं, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। एनी डेमोक्रेटिक कंट्री दैट कैन ईदर हैव ऑफ दीज टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों में से कोई सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इधर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। इसमें सारी पावर किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें सारी पावर किसके पास रहेगी, डिवाइडेड रहेगी। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये चीज प्लीज रिमाइंड रखना, अपने माइंड में याद रखना। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, ठीक है, जो कि पूरे नेशन को रन कर रही है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि मोनार्की चल रही हो, डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों ने ही चूज करा है कि वो गवर्नमेंट काम करे, लेकिन सिर्फ वही गवर्नमेंट रहेगी और कोई सी गवर्नमेंट नहीं बनेगी हमारे देश के अंदर। वही या फिर ऐसा हो कि जितनी भी कंट्री है ना उसकी सब यूनिट्स हो और वो सारी मिलकर एक ही गवर्नमेंट से कहती हो कि भैया आप ये हमारा देश चलाओ, हम बस आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस कंट्री को चलना पड़ेगा। जैसे कि यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे कई सारी स्टेट्स मिलकर एक कलेक्टिवली एक कंट्री फॉर्म करते हैं, दैट इज यूएसए, है ना। तो वहां की जो सब यूनिट्स है ना वो ये कहती है कि हमारी जो मतलब जो गवर्नमेंट रहेगी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, यानी कि हमारी कंट्री का एक ही लीडर रहेगा। ठीक है, जो भी उस समय चल रहा होगा। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम पढ़ रहे हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सारी पावर एक ही के पास रहती है, किसके पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स एंड आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा पावर नहीं रहती, और स्टेट गवर्नमेंट अगर बन भी रही है, मान लो बन भी रही है, तो फिर भी उससे ना हर काम पूछ के करना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू पास एन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ भी काम करवा सकती है लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। सम कंट्रीज दैट फॉलो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स आर फ्रांस, जापान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एग्जाम्पल, ये इनके एग्जाम्पल है कि जिस जिस कंट्रीज में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। कौन कौन सी, फ्रांस, जापान
और चाइना। ये चीजें याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। इसमें यही होता है कि जितनी भी पावर है ना वो डिवाइड करी जाती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू अदर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, इनमें पावर डिवाइड होती है, उसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। अ फेडरेशन हैज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। ओके, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक होती है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। इसके अंदर जितने भी नेशनल लेवल पे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, उस पर रूल्स कौन बनाती है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी होती है गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। ये किसकी होती है? हर एक स्टेट्स की होती है अपनी अपनी, ठीक है, और ये स्टेट के लेवल पर वर्क काम देखती है। और कौन कौन से काम देखती है? स्टेट लेवल पर पब्लिक एंड हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सब। उसके बाद बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स derive their power फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है। और ये राइट्स कहाँ से मिल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगी, अपने सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है, वो कानून बना सकती है, ठीक है। और ये पावर किसने दी है? इन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और ये इंडिपेंडेंटली इस पावर को एंजॉय कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इनकी अपनी अपनी लिस्ट है, उन लिस्ट में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और उन सब्जेक्ट्स पे ये लोग खुद लॉ बना सकते हैं विदाउट एनी विदाउट एनी फोर्सफुलनेस या फिर किसी भी चिंता के बगैर। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखो, फेडरलिज्म के 3 लेवल्स होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल वाले को क्या काम होता है? ये पूरी कंट्री की फंक्शनिंग देखता है, ठीक है, पूरी कंट्री क्या कैसे चलेगी उसका ध्यान रखता है। कौन सा? नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। इसका नाम क्या दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड होती है हमारी स्टेट लेवल, गवर्नमेंट्स रूलिंग एट द डिफरेंट स्टेट्स। वो गवर्नमेंट जो कि डिफरेंट स्टेट्स पे रूल कर रही हो, ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी की स्टेट गवर्नमेंट होती है और इसको क्या कहा जाता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट कह दो, या रीजनल गवर्नमेंट कह दो, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह दो। ओके, थर्ड होता है लोकल लेवल, गवर्नमेंट फंक्शनिंग एट द लोकल लेवल। ये वो गवर्नमेंट होती है जो कि लोकल लेवल पर फंक्शन करती है, लोकल लेवल के काम संभालती है, ठीक है। इसको हम रूरल गवर्नमेंट कह सकते हैं या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जितनी भी हमारी ये क्या नाम है फेडरलिज्म है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, ठीक है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ये टर्म कि हमारी जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री की जो पावर्स है ना वो डिवाइडेड रहेगी। देयर द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी गवर्नमेंट के लेवल्स है ना, उनके जो जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है, और उन्हीं काम या फिर उन्हीं दायरे के अंदर रहकर उन्हें कोई भी काम करना होता है अपना, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ पावर। इस वजह से क्या होता है? जो मिसयूज होता है ना पावर का, वो कम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई सा भी लेवल अपनी पावर्स की गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट लेनी पड़ती है इन लोगों को, ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें पता है कि आपस में मतलब एक कंसेंट बनी रहनी चाहिए, ठीक है, एक दोस्ती बनी रहनी चाहिए। अगर सेंट्रल लेवल पर कोई काम हो रहा है तो स्टेट लेवल भी उस काम में हेल्प करवा सकता है। अब देखो, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड एट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज, अब देखो, अगर कोई भी चीज चेंज करनी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। उसके लिए पूरे लेवल्स की परमिशन चाहिए, यानी कि सहमति चाहिए एक तरह से, ठीक है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर कोई चेंज करना भी है तो फिर किसकी जरूरत है? दोनों लेवल गवर्नमेंट की जरूरत है, उनकी सहमति के बाद ही कोई चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। अगर मान लो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर कोई भी क्लैश हो जाते हैं तो उसमें हेल्प आउट कौन करवाता है? उनके इश्यूज को सॉर्ट कौन करवाता है? वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन निकालता है? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में अगर कोई क्लैश हो जाए तो उसका सॉल्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट निकालता है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो एट द एंड हम इन लोगों को मानना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इन लोगों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, यानी कि फाइनेंशियली फ्रीडम है, ठीक है। इन लोगों के पास अपने अपने सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से इनके पास पैसा आता है। आफ्टर दैट दे वर्क फॉर द स्टेट और देयर कंट्री। ओके, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से फंडिंग होती है इनकी? कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इन सब से इनके पैसे आते हैं। इनकम टैक्स वाले से हो गए या फिर सेंट्रल लेवल पर जो ड्यूटीज कर रहे हैं वहां से, ठीक है, उधर से जो भी टैक्स वगैरह मिलकर आता है उसके पैसे किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद ये नेशन के लिए कोई भी काम करते हैं। वहीं दूसरे ऑन द अदर हैंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए पास कहाँ से पैसा आता है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर,
इनकम, प्रोफेशनल टैक्स, स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी, लैंड रिवेन्यू और स्टैंप ड्यूटी। ये सब टैक्स, इन सब का जो टैक्स होता है ना, उन सब का पैसा किसके पास आता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे से जो भी स्टेट में काम करवाना होता है वो करवाती है। ओके, तो ये क्लैशेस खत्म हो जाते हैं पैसों के रिगार्डिंग भी, इनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम आ जाती है। नेक्स्ट इज डुअल ऑब्जेक्टिव। इनके दो दो काम होते हैं, एक तो सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी जो है, एकता जो है कंट्री में, वो बनाकर रखेगी, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं फेडरलिज्म। वही एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पहचान है ना, उस चीज को भी रिस्पेक्ट देती है और एक साथ बांध कर चलती है उस चीज को, ठीक है, अलग अलग नहीं जाने देती, हमारे देश को टूटने नहीं देती। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फेडरेशन। अब फेडरेशन होती कितने प्रकार की है? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। द बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। अब देखो, बेसिकली सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल की, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें एक बैलेंस बना रहना जरूरी है, ठीक है, उनकी पावर्स का एक बैलेंस बना रहना जरूरी है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरह से हमारी जो फेडरेशंस है ना, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है, वो की गई है। कौन कौन से तरह से? एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखते हैं कि होती क्या है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अब देखो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलेंटरली फॉर्म अ बिगर यूनियन। जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती है ना, वो सब एक साथ आकर एक यूनियन बनाती है, एक बड़ा सा देश बनाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए। कई सारे यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहां पे कई सारे इंडिपेंडेंट नेशन, छोटे 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 जो नेशंस है ना, वो आकर अमेरिका के साथ अलाइन हो गए और फिर वो मिलकर क्या बन रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें सेम होल्डिंग टुगेदर में यही होता है कि कई छोटी छोटी कंट्रीज आकर, कोई स्टेट्स आकर एक नेशन बनाती है। दे एनहेंस देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग देयर सोवेरेनिटी एंड आइडेंटिटी। ये अपनी सिक्योरिटी को पहले रखते हैं, सोवेरेनिटी और आइडेंटिटी को बाद में, ठीक है। अब मान लो कोई छोटा नेशन बड़े नेशन के साथ आकर जुड़ रहा है, तो किस बेसिस पर जुड़ेगा? वो उसे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए तो वो एड ऑन हो रहा है। अपनी पहचान को भी देखो वो साइड में रख रहा है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। ओके, द स्टेट्स एंड द सेंट्रल हैव इक्वल पावर्स। जो स्टेट होती है और जो सेंटर होती है ना, इसमें इक्वल पावर्स होती है उन दोनों के पास। ये नहीं है कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अब उस कंट्री के ऊपर अपना दबदबा बनाएगी या फिर रूल चलाएगी, ठीक है, वो बेटा ऐड हुआ है, पर उनके ऊपर कोई रूल नहीं बना सकती वो। हाँ, पावर ठीक है रख सकती है, डिसीजन उन्हें सोवरेनली नहीं लेने देगी, लेकिन एक तरह से ये नहीं है कि पूरा कंट्रोल ही स्टैब्लिश कर लेगी उस नेशन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। एग्जाम्पल से याद रखना। उसके बाद है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है? अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड दिस पावर इन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, वो खुद ही ये डिसाइड करती है कि हम जो पावर है ना अपनी, वो डिवाइड कर देंगे स्टेट, सेंट्रल और लोकल लेवल पर, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द रीजनल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। सम यूनिट्स हैव स्पेशल पावर्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। अब देखो, कुछ यूनिट्स के पास तो स्पेशल पावर होती है और हर किसी डिफरेंट यूनिट्स के पास ना अपनी अपनी एक स्पेशल पावर्स होती है। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है, कि इन्होंने ये खुद ही चाहती है कि अपनी पावर्स को डिवाइड कर दे। इंडिया एज अ फेडरल नेशन। इंडिया कैसे काम करता है एक फेडरल नेशन होने के तौर पर? इंडिया एज अ फेडरल नेशन वॉज लेटर एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1992 इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इंडिया में पहले दो ही लेवल थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद तीसरा लेवल भी ऐड हो गया, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो कितनी टाइप की गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, अब हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बेसिकली एक थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेजिस्लेटिव पावर्स का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच क्या क्या, किन किन सब्जेक्ट्स पर ये दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, फिर कानून बना सकती है, वो हम इस बारे में इसमें पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल लेवल पे जो काम होते हैं ना, उनके सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद इनके एग्जाम्पल है डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, या फिर बैंकिंग, इन सब, ठीक है। इन पे कौन लॉज बनाता है? कौन सी गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कानून बनाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये कौन से इश्यूज है, ये नेशनल लेवल के इश्यूज है, इसलिए। सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। लोकल लेवल पर जो भी इश्यूज होते हैं उन पे कौन लॉ बनाता है, या फिर स्टेट लेवल पर जो भी इश्यूज होते हैं उन पे कौन लॉ बनाता है? उन पे कानून बनाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और इसके सब्जेक्ट्स है जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्टेट लेवल पर, ठीक है। थर्ड है हमारा सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द सेंटर एंड एज वेल एज द स्टेट। अब देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सेंटर
और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट्स हमारे नेशनल गवर्नमेंट के पास है, फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसमें नेशनल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई हट जाओ, मुझे बना दो, अपने टॉपिक्स पर लो, मतलब मैं आपके टॉपिक्स पर कानून बनाऊंगा, ऐसे नहीं कह सकता। ना तो ये कह सकती, ना ही ये इससे कह सकती, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों मिलकर लोग कानून बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हो गए? एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, तो इसमें दोनों की ही सहमति से कोई भी कानून बनता है, ठीक है। Next is all states in the Indian Union do not have identical power and some states enjoys a special status. इंडिया में सभी स्टेट्स के पास कोई भी मतलब लाइक सारी पावर नहीं होती, कुछ स्टेट के पास ना एक आइडेंटिकल स्टेटस होता है, ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस होता है। स्टेट सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस दिया गया है क्योंकि उनकी पोजीशन हिस्टोरिकली ऐसी है, या फिर ज्योग्राफिकली ऐसी है, या फिर वहां पे माइनॉरिटी ज्यादा है, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, जैसे कि कौन कौन से स्टेट? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। उसके बाद दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली इंजॉयड इन द रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। अब ये बेसिकली क्यों दी गई है? एक तो इनके जो लैंड राइट्स है वो बचे रहे, ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, देयर कल्चर, उनका कल्चर प्रोटेक्ट रहे, एंड प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस। इनको जो है ना एक गवर्नमेंट सर्विस में भी रिजर्वमेंट मिलती है, कि मतलब यहाँ के लोग रिजर्व कर, इनके लिए सीट रिजर्व रहती है गवर्नमेंट जॉब्स में भी। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दीज स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। जो भी इंडियन इन स्टेट का रेजिडेंट नहीं है, यानी कि शुरू से यहाँ नहीं रह रहा, वो यहाँ जाकर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, ठीक है। कहाँ जाकर? असम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह जाकर। देयर आर सम यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। हमारी इंडियन कंट्री में, इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जो कि जिसके पास मेजर पावर्स नहीं होती, ठीक है। बेसिकली इंडियन यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? दीज एरियाज आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये नेशंस जो है ना, बहुत मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं एक स्टेट बनने के लिए, ठीक है। मतलब उनकी पॉपुलेशन का इंडेक्स या फिर एरिया इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हम इसे एक स्टेट मान ले, तो दे कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ना ही ये किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज किए जा सकते। तो क्या होता है? दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। ना ही इनके पास कोई स्टेट की पावर होती है। तो फिर इसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है सारा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है इन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। This sharing of power between the central and the state government is the basic structure of the constitution। और इसी sharing of power को हम, ये जो sharing of power है ना, ये हमारी constitution का एक basic structure है जो कि बना रहना चाहिए। The parliament cannot on its own change power sharing arrangements। Any change to it has to be first passed by the both houses of the parliament with at least 2/3 majority। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मतलब जो भी हाउसेज है ना, वो अपने मर्जी से कोई भी चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी अगर कोई चेंज होना है तो फिर कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेज से, उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेजर चेंज होगा, ओके। उसके बाद कम से कम लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा, फिर उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर उसे वोट मिलते हैं तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से कोई भी चेंज नहीं हो सकता। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय levying tax in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of the them। अब क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट जो है ना और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्या कर कर? टैक्स बढ़ाकर, ठीक है। चीजों पे टैक्स अगर वो बढ़ा देगी तो उनके पास पैसे भी ज्यादा आएंगे। अब क्या होता है? हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? हमारी कंट्री में फेडरलिज्म चलाया कैसे जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? इन इंडिया फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन 3 वेज। 3 तरह से देखो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। कौन कौन से में? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई जाती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक लेवल पर हम देखेंगे कि फेडरलिज्म है, पावर्स डिवाइडेड है। लैंग्वेज पॉलिसीज के बेसिस पर पावर डिवाइडेड है। और थर्ड है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, की जो सेंट्रल और स्टेट के आपस में रिलेशंस है, उसमें अभी आप देखोगे कि कैसे पावर्स डिवाइडेड है। स्टेट्स वर्क, अब देखो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या मतलब, क्या मतलब है लिंग्विस्टिक स्टेट्स से मेरा? स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दिस वाज डन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। स्टेट्स क्रिएट की गई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पर ताकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग सेम स्टेट में रह सके, ठीक है।
Many old states have been vanished and new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. कई सारी पुरानी स्टेट वैनिश भी की गई है, कई सारी नई स्टेट्स ऐड भी हुई है, ठीक है, और एरियाज, नेम्स, बाउंड्रीज ये सब चेंज होते रहे विद द टाइम, ठीक है. Some states were created not on the basis of the language but to recognize differences based on the culture, ethnicity और geography. मान लिया हमने लैंग्वेज के बेसिस पर तो स्टेट बनते ही है, लेकिन कई और बेसिस है जिस वजह से स्टेट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कल्चर हो गया, वहाँ का ज्योग्राफी हो गई, इन सबको देखकर भी स्टेट्स क्रिएट किए जाते हैं. These includes states like Union उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना एटसेट्रा विच वर न्यूली फॉर्म्ड. अब उनमें एग्जाम्पल्स है जैसे कि उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जो स्टेट्स है वो न्यूली फॉर्म करी गई है, मतलब समय के साथ जरूरत पड़ी है, तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी स्टेट्स में चेंज हुए हैं, ठीक है, तो स्टेट्स में भी चेंज हुए उसी टाइप से. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब लोगों ने ये डिमांड करी कि भाई लैंग्वेज के लेवल पर, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाओ, तो फिर कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है ना, उनके मन में ये डर था कि अगर हमने स्टेट्स क्रिएट करे तो फिर हमारी कंट्री ना डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, स्टेट्स टूट के बिखर जाएगी, हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी बेसिकली. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that it has actually made the country more united and administration easier. सेंट्रल गवर्नमेंट को उस समय डर था कि अगर हमने स्टेट लेवल पर स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करा तो कंट्री टूट के बिखर जाएगी सारी, लेकिन टाइम के साथ हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, जो हमने करा वो सही करा, लोगों को उनके राइट्स दिए, और इसी वजह से ना हमारी कंट्री आज एकोमोडेटेड भी है, मतलब एक साथ रह भी रही है, अदरवाइज ये कब का टूट के बिखर चुकी होती, ठीक है. तो ये भी एक चीज है जो फेडरलिज्म की वजह से रही, हमारी कंट्री को एक साथ बनाकर चला है, मतलब बनाकर रखा है जिसने. नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज एंड हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है. पहले हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था, लेकिन बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी के अलावा और 21 भाषाएं ऐसी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखी है और हमारी कंट्री में बोली जाती है, ठीक है. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language. अगर मान लो कोई इंसान है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहा है, तो फिर वो 21 भाषा और हिंदी में से किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है जिसमें भी वो कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए. States have their own official languages too. Much of the government work take place in the official language of this concerned state. हर स्टेट की अपनी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. मान लो वेस्ट बंगाल है, उसमें बंगाली बोली जाती है, तो फिर वहाँ पे मोस्टली वर्क जो स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, वो बंगाली भाषा में ही होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज ओके. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the use of English for official purpose was to stop in 1965. Many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1965 में इंग्लिश का यूज होना मतलब बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन कई स्टेट ऐसी थी जो कि हिंदी नहीं बोलती थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कम से कम इंग्लिश का यूज जो है ना कंटिन्यू रखो. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, हिंदी रहेगी हमारे, इंग्लिश रहेगी हमारे साथ, इंग्लिश ऑफिशियल कामों के लिए, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट लेवल पर काम होते हैं उसमें उन्हें हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक मेन एम रहा, दैट इज टू प्रमोट हिंदी, कि हमारी जो भाषा हिंदी है वो प्रमोट होती रहे. So promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where people speak a different languages. अब इस imposition का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कंट्री, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोप के मारे कि भाई नहीं आपकी स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती तो अभी आपको हिंदी ही बोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है. प्रमोशन से उनका मतलब है कि हिंदी बोली जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है आप वो भी बोल सकते हो. यू आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में भी हमें फेडरलिज्म देखने को मिली है. कैसे? फॉर अ लॉन्ग टाइम सम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. काफी टाइम तक ना कोई सेम ही पार्टी रूल करती थी, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है. दिस meant that the state government did not exercise the rights as autonomous federal unit. इसकी वजह से क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो अपने राइट्स फ्रीली इंजॉय नहीं कर पा रही थी, फ्रीली कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the central tried to undermine the power of the state. देखो अब जब स्टेट गवर्नमेंट बनी तो फिर जितनी भी सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट थी ना उसने बोला कि भाई ये तो गलत हो रहा है, स्टेट लेवल अब अपनी मनमर्जी से काम करेगी.
The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. इस कई बार क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर देती थी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लगाकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। तो राइवल पार्टीज जो होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, और अगर एक स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो गई तो उस स्टेट पे कौन रूल करेगा, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। तो ये दिक्कत रहती थी कई बार। तो देयर वॉज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई जो कंट्री के पार्ट्स है ना, उसमें रीजनल राइट्स को लेकर मतलब आवाज उठाई उन लोगों ने। If no single party gets a majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties and regional parties to form a government at the center. अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी से वोट नहीं मिलती तो उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, यानी कि एक संगठित सरकार बनानी पड़ेगी। ओके, This led to a new culture of coalition government and power sharing and respect for the autonomy of the state governments. इस वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ताकि अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पर रूल ना करे, इस वजह से एक चीज हो गई कि कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जितनी भी डिफरेंट पार्टीज है, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टी है, वो एक साथ आकर कम से कम अपनी स्टेट रन तो कर सकेगी। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि जो यूनियन लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगी इस वजह से, ठीक है। उसे डर रहेगा कि भाई मैं डायरेक्टली रूल नहीं कर सकती, बल्कि अब नई पार्टी बना ली है इन लोगों ने कोलिशन करके, अब ये अपने स्टेट पर रूल करेगी, ठीक है। तो इससे जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो भी अपनी फंक्शनिंग सही से देख सकती थी, फ्रीली देख सकती थी, और जो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट है वो भी अपने आप को मतलब सुपीरियर नहीं समझेगी अब। Next is, this stand was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss any state government in its arbitrary manner. अब इस वजह से क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी ना कि हाँ हम तो जब मन में आएगा तब हटा देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, अब वो इस चीज को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अब वो इस चीज के लिए अगर उन्हें ये चीज करनी है ना, तो उन्हें एक पूरा फॉर्म देना पड़ेगा कि भाई वो क्यों डिसमिस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ईजी नहीं था स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करना, जैसे कि वो पहले कर रही थी। अब देखो, तो ये था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो कि फेडरेशन की वजह से सुधरा। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और इंडिया में किस तरह होता है, ठीक है। फेडरलिज्म यूजुअली टू लेवल्स, फेडरलिज्म के बेसिकली दो लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया था, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। इंडिया हैज अ ह्यूज नंबर नेशन विद डाइवर्सिटी, इंडिया के पास जो इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है और कई सारी डाइवर्सिटी है इसमें, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कम्युनिटीज है, ठीक है, और लार्ज पॉपुलेशन भी है। अब देखो, इस वजह से क्या होता है, नेशनल लेवल पर प्रॉब्लम आती है, स्टेट लेवल पर प्रॉब्लम आती है, विलेज लेवल पर प्रॉब्लम आती है, और इंडिविजुअली भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब इस सबका क्या सोल्यूशन निकल कर आया हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी विल नो दैट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। Decentralization means that some power of state is taken away from the central and state governments and given to local governments, यानी कि सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से कुछ कुछ पावर्स ली गई और किसे दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को। अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द विलेज एंड टाउन्स, और फिर क्या बोला गया कि जितने भी विलेजेस है और टाउन्स है उनको पावर दे दो, ठीक है। हाँ, लोकल लेवल को पावर मिलेगी तो बेसिकली विलेजेस और टाउन्स के पास जो है ना वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर। पंचायत इन द विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज फॉर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट में जितने भी गांव है वहां पे पंचायत, और जितनी भी शहर है वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप हो गई। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इनके जो इलेक्शंस होते थे ना पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के, वो रेगुलरली नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, लोकल गवर्नमेंट के पास खुद का कोई भी रिसोर्स नहीं होता था, ना ही कोई पावर होती थी। थस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन बस नाम की थी, एक्चुअली में कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई ताकि जो थर्ड टायर ऑफ आवर गवर्नमेंट है ना, दैट इज लोकल लेवल, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो। अब करा क्या गया, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस होंगे रेगुलरली, और सीट्स वर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर द SC ST एंड ओबीसीज, SC ST और ओबीसीज के लिए सीट रिजर्व करी गई इन इलेक्शंस में। एटलीस्ट 1/3 पोजीशन रिजर्व करी गई वुमेन के लिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप करा गया हर एक स्टेट में ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हो, और स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स टू, स्टेट को कहा गया कि जितने भी पैसे हैं और थोड़ी बहुत रिवेन्यू है वो आप लोकल गवर्नमेंट को भी दो, ताकि वो वहां पे भी कुछ मतलब सही कर सके अपनी स्टेट अपने गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज
सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट दो लेवल पर डिवाइडेड है, रूरल और अर्बन। रूरल यानी कि गांव के इलाकों में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, प्रांत पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होते हैं। अर्बन लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज होती है और म्यूनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। हर एक विलेज का या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में ना एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच। और इसके अंदर कई सारे वार्ड मेंबर्स यानी कि गांव के लोग ऐड होते हैं और उसे क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। और पंच के हेड को क्या बोला जाता है, सरपंच। देयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। और ये भी ना कैसे इलेक्ट की जाती है, जिस भी क्षेत्र में या फिर जिस भी गांव में इलेक्शन हो रहे हैं ना, वहां पे जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो सरपंच को इलेक्ट करती है, ठीक है। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये जो है वो पूरे विलेज के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी विलेज में लोग वोट करते हैं ना, वो इस समिति के मेंबर होते हैं, ठीक है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत जो है ग्राम सभा के सुपरविजन में वर्क करती है, यानी कि जितने भी एडल्ट मेंबर्स है ना, जितने भी मेंबर्स है विलेज के, वो पूरी देख रेख करते हैं किसमें, पंचायत पे। और पंचायत उन्हीं के कहने पे काम करती है, ठीक है, और उन्हीं के लिए काम करती है। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और कम से कम एक मीटिंग होल्ड होनी चाहिए, मतलब होती है। जो कि कौन होल्ड करता है, जो भी सरपंच होता है ना, उस मीटिंग को होल्ड करता है और उसमें वो एनुअल बजट पेश करता है अपने गांव के लिए पूरे एक साल का, ठीक है, कि वो उस गांव में क्या क्या चेंजेस करवाएंगे और क्या क्या उनके पास बजट है। नेक्स्ट, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब कई सारे जो ग्राम में जो पंचायत है ना, मान लो 1 2 3 4 ग्राम की जो पंचायत जब मिल जाती है इस लोग, तो उस ग्रुप ऑफ पंचायत को क्या कहा जाता है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। These the member of this representation body are elected by all the पंचायत members in that area। अब जो इन रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो पंचायत मेंबर्स होते हैं अपने अपने एरियाज के, ठीक है। ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टू फॉर्म द जिला परिषद। अब जो भी एक जिला है, ठीक है, मान लो जो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला हम जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे गांव है, ठीक है। उन गांव में से जितने भी पंचायत समितिस बनी जो भी मतलब क्या था लास्ट पेज पे हमारा, फ्यू ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है ना, मान लो एक गांव की, दूसरे गांव की, तीसरे गांव की, वो मिलकर ब्लॉक बना रही है। तो अब ये जो ब्लॉक बन रहा है, इसे वो ब्लॉक मिलकर क्या बनाएगा, जिला परिषद बनाएगा, ठीक है। और वो अब जिला परिषद किसको रन करता है, जिला को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को। अभी तक हम गांव के लेवल पर पढ़ रहे थे, अब हम आ गए जिला पे, ठीक है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। और जिला परिषद के मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या फिर एमएलएस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। एंड अदर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। और जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो भी कई बार जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का एक पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। Municipalities are set up in towns and big cities are constituted into municipal corporations। जो भी म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना, वो टाउन्स में सेटअप होती है। एंड बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट, और जो बड़ी बड़ी शहर होते हैं वो किस में होते हैं, वो किस में डिवाइड होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, ठीक है। छोटे शहरों में होती है म्यूनिसिपैलिटीज, बड़े शहरों में होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और दोनों ही जो है वो किसके कंट्रोल में काम करते हैं, लोगों के कंट्रोल में, ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन किसका हेड होता है, म्यूनिसिपैलिटी का। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द पॉलिटिकल हेड इज द मेयर। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पॉलिटिकल हेड होता है वो कौन सा होता है, मेयर। देखना, म्यूनिसिपैलिटीज का पॉलिटिकल हेड कौन सा होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन सा होता है, मेयर। याद रखना ये चीज, म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और वहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। नेक्स्ट, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। हमारे कंट्री में 36 लाख म्यूनिसिपैलिटी और क्या नाम है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट हो चुके हैं अब तक, ठीक है, पूरी कंट्री में। डिफिकल्टीज इन लोकल गवर्नमेंट। अब देखो लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपेंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन आर डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन
लोकल लेवल की वजह से जो डेमोक्रेसी है ना वो और डेप्थ में फॉर्म मतलब चल रही है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। वुमेन्स को भी रिजर्वमेंट मिल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ ना कुछ डिफिकल्टीज भी देखने को हमें मिलती है, जैसे कि वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभास आर नॉट held regularly, most state government have not transferred significant powers to the local governments, and nor they have given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal form of self government. अब देखो, माना कि गवर्नमेंट अच्छी है, लोकल लेवल पर फॉर्म हुई है, अच्छी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन स्टिल कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे एक तो रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते, दूसरी चीज कुछ स्टेट्स ऐसी है जो कि लोकल लेवल को अच्छी तरह रेवेन्यू नहीं देती, उन्हें पूरी तरह से पावर्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो इस वजह से जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है ना वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रही, तो स्टिल हमें जो है ना डिफिकल्टीज देखने को मिलती है लोकल लेवल पर। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला चैप्टर और आपको समझ आया होगा कि क्यों जरूरी है फेडरलिज्म हमारी कंट्री के लिए। उसी के साथ साथ लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो सही से गवर्न किस तरह करेगी, और गवर्न इसी तरह कर सकती है अगर हम एक तो खुद रेगुलरली इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन रखें, ठीक है। अगर हम ही अपनी कंट्री के लिए टुवर्ड्स लीनियंसी शो करेंगे या फिर खुद ही अपने आप ही डील छोड़ेंगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है क्यों ही गवर्नमेंट वर्क करेगी, और गवर्नमेंट तो देखो अपनी मर्जी चलाएगी फिर अगर हम ही एक्शन नहीं लेंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो हमें एक्टिव रहना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल।